नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में होगा। अधिवेशन में एमपी से 1226 कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे। नगर परिषद से लेकर विधायक, सांसद, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा देश भर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। समापन सत्र को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने बताया कि लोकसभा सीट वितरण को लेकर दिल्ली हाईकमान तय करेगा कब विचार शुरू करना है। यह हाईकमान तय करेगा कब टिकट पर विचार करना है। यह हाईकमान तय करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। यह भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। टिकट वितरण में चौंकाने के सवाल पर कहा कि कुछ भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस इसे चुनावी शगुफा करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 370 जीतने का दावा करने वाली बीजेपी 37 सीट भी नहीं जीतेगी। क्या कुछ कहते हैं नेता, आइए सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी इस समय जो कर रही है वो हिटलर से भी ज्यादा तानाशाही की तरफ जा रही है। और आप देखेंगे कि जो भयावह स्थिति किसानों के साथ हो रही है, आम जनता के साथ हो रही है, उस पर उसका ध्यान नहीं है, सिर्फ चुनाव पर ध्यान है। 370 की बात करना मतलब ईवीएम के मुताबिक चुनाव लड़ने वाली बात होती है कि किसी को भी इतना ज्ञान नहीं होता है कि कहां से कितनी सीटें आएंगी, लेकिन भाजपा एश्योर है बिल्कुल। तो ये समझ में आता है कि एक डरी सहमी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी इस समय, क्योंकि जनता का रुख उसको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है, क्योंकि जनता ने उनके जो झूठे वादे थे उनको अब समझ लिया है। तो 370 क्या, वो 37 सीटें भी पाने के लायक नहीं बचेगी आने वाले समय। वो लगभग मुझे ऐसा लगता है कि सभी राज्यों को मिलाकर के एक 12 से 15 हजार के करीब संख्या देश भर के प्रमुख कार्यकर्ताओं की लोकसभा चुनाव के पूर्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व इस आगामी आने वाले कल और परसों के इस अधिवेशन में हमें मार्गदर्शन तो देंगे ही। आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से एक संकल्प के साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी देश के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने पॉलिटिकल रिजोल्यूशन है, वर्तमान परिस्थितियां हैं, इन सारे मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा तो करेंगे ही। और मुझे ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय अधिवेशन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और कई बड़े अभियानों के बाद राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली के अंदर हो रहा है। इसलिए इन सारे मुद्दों पर भारत के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में ये ऐतिहासिक अधिवेशन दिल्ली के अंदर होगा। तो कुछ भी हो सकता है। चुनाव की रणनीतिक तैयारी, चुनाव भारतीय जनता पार्टी योजनाबद्ध तरीके से लड़ती है और कोई भी चुनाव कितना ही सकारात्मक वातावरण हो, भारतीय जनता पार्टी अपने प्लानिंग और माइक्रो मैनेजमेंट के साथ ही लड़ती है। इसलिए मैं आज मीडिया के मित्रों के सामने ये बात भी कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को, लोग कह रहे हैं कि इतना भाजपा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी कहते हैं प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना है। अमित शाह जी की कुशल रणनीति का हिस्सा ही है कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ना। इसलिए झाबुआ में कहा कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना। तो इसलिए ये भी चुनाव रणनीति का हिस्सा, जैसे विधानसभा में हुआ था, केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि रणनीतिक तैयारी में क्या करना चाहिए, वो सारे कदम हमारा नेतृत्व उठाएगा। तो 17-18 फरवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का, जिसमें बीजेपी के जो मध्य प्रदेश से 1226 कार्यकर्ता पदाधिकारी, नगर परिषद से लेकर के विधायक, सांसद और चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर हिस्सा लेंगे। इस अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अधिवेशन को संबोधित भी करेंगे और तमाम बातें होंगी। हर बूथ को जीतने की प्रक्रिया और उसकी रणनीति बनाई जाएगी, तमाम काम होंगे। आज इसी अधिवेशन पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि कांग्रेस का इस पर कहना यह है कि 370 की बात कर रही है बीजेपी, वो तो 37 सीट पाने लायक भी नहीं है। लेकिन क्या कांग्रेस कितना सीट पाने लायक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बीजेपी कितनी सीट पाने लायक है, इस पर भी चर्चा करेंगे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। योगेश गुप्ता, नेता बीजेपी,
केदार शंकर सिरोही, प्रवक्ता कांग्रेस, विनोद मिश्रा जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करते हैं। केदार शंकर सिरोही जी, प्रवक्ता कांग्रेस, आपसे। बीजेपी 370 सीटें लाने की बात कर रही है, कभी कभी 400 पार की बात कर रही है, लेकिन अब कांग्रेस तो कह रही कि 37 सीटें पाने लायक भी नहीं है, जबकि इसका राष्ट्रीय अधिवेशन 17-18 फरवरी को हो रहा है। सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी सभी जा रहे हैं उस बैठक में भाग लेने के लिए। कुछ जरूर ऊर्जावान होकर के आएंगे। क्या लगता है आपको, क्यों 37 सीटें नहीं पा सकती बीजेपी? जी, केदार शंकर सिरोही। दो चीजें हैं इसमें। जी जी, 37 नहीं, वो तो 400 भी ले सकती है, 200 भी ले सकती है। मैं तो हूँ नहीं भाजपा की तरह कि 30 आएगी, 40 आएगी। भाजपा के पास अपना पुल है, उस पुल के दम पे वो पूरी की पूरी मिला सकती। वो कभी 400 पार का नारा देती है, कभी 450, कभी 300, कभी 370। वो उनके अपने आंकड़े हैं। रहा सवाल अगर उनके वास्तविक ढंग के ऊपर अगर चुनाव हो, ईवीएम से हटकर, जिस तरीके से आज देश में बर्बादी चल रही है, लोग आज सड़कों पर है, युवा सड़क पर है, परेशान है, जो सरकारी नौकरी वाले लोग हैं उनकी पेंशन का हमला चल रहा है, उनकी प्रमोशन के मामले चल रहे हैं, नई नौकरियां नहीं मिल रही है, उधर वो तकलीफ है। छोटे उद्यमी वो है, वो सब परेशान है। एक मगरमच्छ जो है वो सारी झील पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो हर तरफ अगर आप देखिएगा पूरी तरफ देश में परेशान है। फाइनेंस कम, देश की सबसे बड़ी बात होती है आर्थिक ताकत। तो आर्थिक ताकत पर भी हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं। 5 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन की बात तो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। मुझे तो में भी कंफ्यूजन है, पर सवाल यहाँ है, इसमें कंफ्यूजन नहीं है कि आज घर घर कर्जा बढ़ आत्महत्या बढ़ रही, उनकी आत्महत्या बढ़ रही। देश के ऊपर 205 करोड़ का 1 करोड़ का कर्जा हो चुका है। कोई सा ऐसा राज्य नहीं बचा है जो भाजपा शासित हो जिसके ऊपर 2 करोड़ कर्जा नहीं है। कुल मिलाकर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पटरी से उतर रही है। उस आधार पर अगर चुनाव, न्याय पर चुनाव हो, तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा कहीं जीत पाएगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ की गारंटी दी। आज आप उनसे बात करिए कि आपने कहा था 100 कहीं आपको बताना, इन्होंने कहा था रुपए को मजबूत करेंगे, 50 से नीचे लाएंगे, वो ऊपर चला गया। पेट्रोल डीजल का इन्होंने कहा था, क्या हुआ? किसानों की आय दुगनी करने का बात हुआ था, 2 करोड़ नौकरियां देने का बात हुआ था, बुलेट ट्रेन चलाने का बात हुआ था, चीन को आंख दिखाने का बात हुआ था। एक बात आपने कही, शायद एक बात सिरोही साहब, एक बात आपने कही है, न्याय पर अगर जो चुनाव हो, शायद मैं गलत तो नहीं सुना? बिल्कुल जी जी। तो न्याय पर चुनाव हो मतलब चुनाव न्याय के अनुसार नहीं होता, जनता न्याय नहीं करती, कहना क्या चाह रहे हैं? अभी सीबीआई देखिए, आईबी के दम पे, सीबीआई के दम पे, आईटी की रेड के दम पे आप चुनाव करेंगे तो इसको न्याय का चुनाव थोड़ी है। नहीं, आईबी आईटी का चुनाव नहीं, आईबी और आईटी के दम पर चुनाव लड़ने का मतलब यह है कि वो प्रत्याशियों को सामने वाली पार्टी को दबाया जा रहा है, जी, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, ये कहने का मतलब है। लेकिन जब आप साफ सुथरे हैं तो डर और देखिए का क्या प्रभाव होगा? नहीं, डर दबाने का नहीं, आप मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को काम नहीं करने दे रहे, फिल्म में जाने से रोक दे के 3 दिन सरकार खराब किया। आज हमारी बेटियों के अकाउंट सीज कर दिए। अब 1 करोड़ वाली पार्टी कर रहा होगा, 6,000 करोड़ वाली का कोई खबर ही नहीं। आप किसी भी गांव मोहल्ले में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, या भाजपा कांग्रेस को छोड़ दीजिए कि सबसे ज्यादा बाकी थोड़े काम करने वाले किस पार्टी में, आप जाओ, देश का काम कौन करता है? चलिए, 2 नंबर के काम कौन करता है? ठीक है, न्याय पर चुनाव नहीं हो रहा, बड़ा प्रश्न। लोगों के यहाँ तो कभी भी न्याय पर चुनाव नहीं हो रहा, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठाया गया है सिरोही जी के द्वारा। योगेश गुप्ता जी जवाब दीजिए।
चलिए योगेश गुप्ता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी योगेश गुप्ता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी के पास जाना चाहेंगे। विनोद मिश्रा जी, न्याय पर आधारित चुनाव के मायने क्या हैं? क्या बीजेपी जो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रही है, बूथ लेवल तक काम कर रही है, उसका कोई असर नहीं है? या फिर जो सिरोही जी कह रहे हैं कि डरा धमका करके ये सारी चीजें की जा रही हैं, ईबी, ईडी, आईबी, सीबीआई से डरा धमका करके ये काम किया जा रहा है, इसलिए न्याय पर आधारित नहीं है? क्या मानते हैं? देखिए, सिरोही जी जो कह रहे हैं वो कांग्रेस की विचारधारा के अनुसार क्या कहना चाह रहे हैं ये तो वही बता पाएंगे, लेकिन उसमें एक पत्रकार की दृष्टि से जो मैं समझता हूं कि सिरोही जी का जो आशय है, भारतीय जनता पार्टी के ना तो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मेहनत पर कोई आक्षेप है, ना एक आम कार्यकर्ता की जनसंपर्क की नीति से, किंतु जो उनका आशय है वो इस ओर जरूर है कि जितने नॉन भाजपाई राज्य हैं जहां सरकारें थी या हैं, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि कुछ जगह हट करके भाजपा समर्थित सरकारें आ गई। तो अभी देखा जाए तो वहां ईडी का प्रभाव रहा, कहीं सीबीआई ने रेड डाली, और उसके कारण या तो सत्ता का परिवर्तन ही हो गया गठबंधन के जरिए, और या मुख्यमंत्री ही बदल दिए गए, और इस तरह की बात जो है निरंतर प्रयास जारी है। तो ईडी, सीबीआई या आईबी, ये पूरा देश जानता है कि उतना निष्पक्ष नहीं होती जो सरकारें आती हैं, उसके कहीं ना कहीं इशारों पर भी कभी कभी काम में किए जाते हैं। तो हो सकता है कांग्रेस पार्टी की सोच के आधार पर सिरोही जी इस बात को कह रहे हैं। चलिए, लेकिन विपक्ष के नाते जी ठीक है, आपको और आपके नेता को तैयार रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जी योगेश गुप्ता जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। योगेश गुप्ता जी, सवाल आपसे, सवाल तो हमने पहले यही पूछा था कि न्याय आधारित चुनाव बीजेपी नहीं लड़ती, ये कांग्रेस का आरोप है, लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि इतने 1226 कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर परिषद, विधायक, सांसद, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेने जा रहे हैं। इस अधिवेशन में, ये 17 और 18 फरवरी को होने वाले अधिवेशन में वास्तव में इतने लोग जा रहे हैं यहां से, क्या इनको कौन सी घुट्टी पिलाएंगे आप लोग? देखिए देवेंद्र जी, मेरा निवेदन है, आपने सिरोही जी को काफी टाइम दिया था। जी बिल्कुल, आपको भी समय देंगे, है ना, तो बीच में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ बचा नहीं है। ईडी, आईटी, सीबीआई का डर हमेशा भ्रष्टाचारियों को होता है। अगर आप भ्रष्टाचारी नहीं हो तो आपको ईडी, आईटी और इनका डर नहीं होना चाहिए जी। संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना कांग्रेस की आदत समाज है। न्याय की बात करी, इनके युवराज न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय भारत जोड़ो यात्रा पे निकले थे, जुड़े हुए भारत को जोड़ने के लिए युवराज क्या हश्र हुआ मध्य प्रदेश से, जहां जहां से इनकी यात्रा वहां कांग्रेस पार्टी हार गई। अभी चुनावी समर के दौरान कांग्रेस के संगठनात्मक को कसावट की जरूरत है, और युवराज स्वयं के साथ साथ पूरी एआईसीसी को सड़कों पर लेकर चल रहे हैं।
और चलते चलते दिशा निर्देश जारी हो रहे। अंतरकलह गुटबाजी चरम पर है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण के तौर पर एक ही उदाहरण दूंगा। माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी सौजन्य में भेंट हुई है, और असंतोष कभी भी फूटकर बाहर आ सकता है। बड़ी खबर दे रहे हैं आप। कहने का तात्पर्य, हाँ, कहने का तात्पर्य, देखिए, कहने का तात्पर्य यह है देवेंद्र जी, जो आपने हमारे संगठनात्मक अधिवेशन की बात करी, 1226 कार्यकर्ता मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारी, संगठन के कार्यकर्ता और मोर्चा प्रमुख और सांसद और विधायक जी शामिल है, और पूरे देश भर से 11,000 से ज्यादा प्रतिनिधि दिल्ली के अधिवेशन में शामिल होने जा रहे हैं। झाबुआ की जो आम सभा में माननीय प्रधानमंत्री जी जो मंत्र देके गए थे 370 सीट भाजपा की, प्लस एलायंस मिला के 400 पार, तो उसका तात्पर्य है कि हमको प्रत्येक बूथ पर 10% वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना है। अब कांग्रेस बूथ पर तो जाती नहीं है जहां चुनाव की लड़ाई होती है। मैं फर्क स्पष्ट करता हूं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में। हम तीन बार बूथ पर पहुंच चुके हैं अभी तक। पहला अक्षत वितरण कार्यक्रम, दूसरा प्राण प्रतिष्ठा रामलला की, तीसरा अभी गांव चलो बूथ प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत 65,000 बूथों तक भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय, सब बड़े से लेकर छोटा, टॉप टू बॉटम सब पहुंच चुके। और मां हितग्राहियों से स्पष्ट रूप से हमने पूछा कि आपको लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, आपको अन्न जन योजना का लाभ मिल रहा है, आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। सबने हमको पूरी तरह से आश्वस्त किया कि अब की बार फिर मोदी सरकार। तो हम कहने में नहीं, करने में भरोसा करते हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ आज भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चौथी अर्थव्यवस्था हो गई है। आज ही के प्रमुख समाचार पत्रों में ये न्यूज थी, अगर सिरोही जी ने पढ़ा हो। वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने रुपए को थाम के रखा है। अभी पिछले हफ्ते में कई युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों रोजगार के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। पीएससी, यूपीएससी में जितने भी अभ्यर्थी पास हुए थे उनको डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने तुरंत ज्वाइनिंग दी है। हमारा किसान भी समृद्ध हुआ है मध्य प्रदेश का। 5 बार कृषि कर्मण अवार्ड हमको नहीं मिला। 33,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि का रकबा हुआ करता था दिग्विजय सिंह जी के समय। आज 4.5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा सिंचित रकबा है मध्य प्रदेश का। इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट मध्य प्रदेश का इंडिया के टॉप राज्यों में है। 4 महानगरों में बुलेट ट्रेन चल रही है। 4 महानगरों को हमने एयर कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। 3 महानगरों में हमारी बुलेट ट्रेन चल रही है, और जितने भी हाईवेज हैं वो चकाचक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सभी गांवों को मुख्य शहरों से जोड़ा गया है, तो हमारा ग्रामीण इलाका भी समृद्ध हुआ है। तो हम उद्योग धंधे में भी लगातार प्रगति के पथ पर हैं, और शर्त हमारी ये है कि मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलना पड़े। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत मुद्रा लोन के माध्यम से और 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप मध्य प्रदेश में, इंडिया में टॉप 3 राज्यों में। ठीक है। तो ये माननीय मोदी जी की नीतियां हैं जिनको मध्य प्रदेश की नहीं देश की जनता देख रही है, सराह रही है, और निश्चित रूप से हम 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाएंगे। 10% वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा, उससे हम 370 तक पहुंचेंगे, और मध्य प्रदेश और देश की जनता माननीय मोदी जी को अब की बार 400 पार पहुंचाएंगे। चलिए सिरोही जी, सिरोही जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, और इस हिसाब से तो हम लोगों को ये, हाँ जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही है आप लोगों ने, गुप्ता साहब ने, और उन बातों का अगर सारांश निकाल के अगर देखें, इसका स्टडी करें, तो इनकी बातें भी मोदी की गारंटी की तरह खाली दिख रही है। इन्होंने कहा मुद्रा लोन, आप मुद्रा लोन वाले से, समूह लोन वाले से जाकर पूछिए उनकी स्थितियां क्या हो रही है। मुद्रा लोन वालों का रोजगार नहीं चल रहा है, उन लोगों के जो प्रॉफिट आना चाहिए था वो प्रॉफिट नहीं आ रहा है।
की बात करें तो वो गूगल खोल लें। अभी भी स्टार्टअप में सक्सेस नहीं हो रहे हैं। स्टार्टअप में 50,000 से ज्यादा स्टार्टअप युवाओं ने और उसकी देश में न केवल स्वरोजगार अपनाया बल्कि दूसरे युवाओं को रोजगार दिया है। जिस तरह का मार्केटिंग होना चाहिए, जिस तरह का चलिए एक बात सिरोही जी हम आपसे ये पूछते हैं, नहीं सिरोही जी एक बात हमारा एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए आप। हेड और टेल दोनों का एक जैसा हो नहीं बोला, आप नहीं बोलोगे। सिरोही जी एक प्रश्न का जवाब दीजिए, हमारे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। हम मानते हैं कि बीजेपी इवेंट करती है, हम मानते हैं बीजेपी अपना प्रचार करती है, हम मानते हैं कि ये प्रचार करके जीत जाती है, हम मानते हैं कि ये झूठ बोल के जीत जाती है। आप ये कहते हैं, हम नहीं कहते। जो आप कह रहे हैं वो हम मान ले रहे हैं। राजनीतिक पार्टी तो आप भी हैं, आप भी कर लीजिए, आपको कोई रोका है? आप इवेंट कीजिए ना, हम लोग नहीं यहाँ पे इवेंट कीजिए ना। इवेंट अरे देवेंद्र जी इवेंट ही तो कर रहे हैं राहुल गांधी जी। हाँ। भारत न्याय हमको यात्रा क्या है? इवेंट ही तो है ये। इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? इवेंट ही तो था। सिद्धांतों के आधार पर जिस दिन आप सिद्धांत छोड़ दोगे राजनीति के, राजनीति सिद्धांतों की बात कर रहे हैं ना, कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं? नहीं सिरोही जी कौन से सिद्धांत की बात कर रहे हैं जरा बताइए। कौन सा सिद्धांत है आपके भाषा ही बताइए जी। राम मंदिर का विरोध करना ये सिद्धांत है क्या कांग्रेस का? आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का भाई ये सिद्धांत है क्या कांग्रेस का? चुनाव लड़ रही है, मीडिया पे आप 3 दिन खबर चला दीजिए। मीडिया का अपमान करना ये सिद्धांत है क्या? आज माननीय जीतू पटवारी जी के समक्ष प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया को धक्के देकर बाहर निकाला गया है। ये दिल्ली ले जा रहे हैं, दिल्ली में किसानों को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इनके लोगों के लिए सुना नहीं है, इसके लिए अलग नहीं है। इनकी एक बात है, इसकी काफी नहीं कौन से नियम अलग अलग हैं जरा हमें बताइए, हम भी लिख ही लेते हैं। चलिए सिरोही जी बताइए नियम कौन से अलग हैं? दिल्ली हम किसान जाना चाहते हैं, उनको रोक रहे हैं। इनके लोगों को हवाई जहाज में बिठा के ले जा रहे हैं। एक देश में 2 यंत्र। जब आपको अपनी पार्टी मजबूत करनी है तो अपने लोगों को बुलाया जा रहा है। तो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है, उसको अपने हक से बात करना है। जब उसको अपनी बात रखनी है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर आपकी व्यवस्था दिल्ली में बिगड़ रही है तो आपके लोगों को आने से नहीं बिगड़ेगी। दूसरी बात मेरा ये कि आप देश की जो भावना है, नहीं हम ये समझ नहीं पाए कि दिल्ली में आप नहीं बुला रहे हैं, दिल्ली में अपने लोगों को बुला रहे हैं, मतलब दिल्ली में अपने भाजपा अपना कार्यक्रम अधिवेशन कर रही है, अधिवेशन जो कर रही है तो दिल्ली में बुला रही है, ठीक है, तो किसान क्यों नहीं? जी किसान क्यों नहीं? अपनी बात रखे, दिल्ली कोई हमारी नहीं है, किसानों की दिल्ली नहीं है क्या? वो बात कहाँ रखेगा? उसके लिए भी तो अपनी एक पटल है, वो है दिल्ली। बड़ी विचित्र बात है सिरोही जी, एक पार्टी का कार्यक्रम है और एक आंदोलन है, दोनों की तुलना आप कह रहे हैं। क्या आप बीजेपी के नहीं, क्या आप बीजेपी के कार्यक्रम को, बीजेपी के पार्टी के कार्यक्रम को कोई आंदोलन का रूप मानते हैं? बड़ी बात यह है कि क्या ये लोग ट्रैक्टर लेके पहुंच रहे हैं? बड़ी बात यह है, देखिए हम किसानों के साथ हैं, ठीक है, लेकिन जो आपने तुलना की है ना सर, यही दिक्कत है कांग्रेस की, यही दिक्कत है कांग्रेस की। सिरोही जी माफ कीजिएगा, कहीं का तुलना कहीं करती है। आंदोलन और पार्टी मीटिंग, पार्टी का अधिवेशन दोनों अलग चीजें हैं। उनकी मांगे हैं, उनकी मांगे माननी जानी चाहिए। सिरोही जी जाने के लिए रास्ता है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, आप ही बता दो। ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं? नहीं आप हमें बताइए योगेश गुप्ता जी, मध्य प्रदेश से 1226 लोग जा रहे हैं, कितने ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं दिल्ली में, जरा बताइए आप। देखिए देवेंद्र जी, आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि आज रात को ट्रेन से लगभग 2 या 3 ट्रेन से हमारे सारे कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच जाएंगे सुबह तक। तो हम लोग बाकायदा जो यातायात के सरल साधन उपलब्ध हैं उनके माध्यम से
अपनी पार्टी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। वही बात किसानों की, तो आंदोलित किसानों के साथ केंद्रीय नेतृत्व, आपके कार्यकर्ता पत्थर कितने ले जा रहे हैं दिल्ली में? सुन तो लीजिए आप जी। केंद्रीय नेतृत्व और कैबिनेट मंत्री लगातार किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत ही किसी समस्या का समाधान होती है। अब दिल्ली की पॉपुलेशन है 1.25 करोड़। हम आपका जवाब देंगे, दिल्ली हम जवाब देंगे आपका, सिरोही जी हम जवाब दे रहे हैं आपका जी। दिल्ली हम जवाब दे रहे हैं, हम भी किसानों के समर्थक हैं, हम भी जवाब दे रहे हैं आपको, हम भी जवाब दे रहे हैं। सिरोही साहब आप बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन हम जवाब दे रहे हैं, दिल्ली वासियों हम जवाब दे रहे हैं आपको। योगेश गुप्ता जी, किसानों के विरोधी हैं। हम किसानों के विरोधी नहीं हैं, हम किसानों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आप लोग किसानों के पीछे रह करके, कांग्रेस किसानों के पीछे रह करके अपना हित साधती है। किसानों के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम किसानों के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं, हम किसानों के विरोधी नहीं है। इससे पिछले ही डिबेट में, पिछले ही डिबेट में आप उठा करके देख लीजिए, इससे पिछला ही डिबेट उठा करके देख लीजिए सिरोही साहब, हम किसानों के विरोधी नहीं है, हम किसानों के हितैषी हैं, हम किसानों के हितैषी हैं सिरोही साहब। आपकी तरफ पीछे से देखिए कांग्रेस, सुनिए, सुन लीजिए जो काम किसान कर रहे हैं, किसने मारा? सुनिए, पत्थर जवानों को पत्थर कहां से लगे? जवानों को पत्थर कहां से लगे? क्या वो किसानों के बेटे नहीं है? क्या वो किसानों के बेटे नहीं है? जिन जवानों के पत्थर लगे, जिन जवानों के पत्थर लगे, सिरोही साहब, जिन जवानों के पत्थर लगे, क्या वो किसानों के बेटे नहीं है? आप ये बताइए। अगर हमारा एक जवान घायल हुआ, 10 जवान घायल हुआ, हमारा किसान घायल हुआ, हमारा किसान घायल हुआ, तो क्या किसान घायल क्यों हुआ? अगर हमारा जवान घायल हुआ, हमारा जवान घायल हुआ, तो क्या वो किसान का बेटा नहीं है? क्या वो किसान का बेटा नहीं है? सिरोही साहब, मैं किसानों का विरोधी नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात बोल नहीं पा रहे, दूसरी बात नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप कह लीजिए, आप कह लीजिए, फेंके जा रहे हैं उसका आप क्यों नहीं बोल रहे? तो बोलना पड़ेगा। आप बोलिए, बोल लीजिए, उसके बाद हमारी भी सुनिए। आप बोलिए। मैं बोल रहा हूं हाँ, कि किसानों की गलती, किसान नहीं जा सकते क्या? पूछ रहे हैं आपसे, हम बताएं किसान जा सकते हैं, बताइए ना, उनका अधिकार है, और कौन रोकेगा? पिछली बार का भी बता दीजिएगा। सुनिए, पिछली बार का बताइए कि मोदी की गारंटी में जो 11 चीजें लिखी थी, मोदी की गारंटी में अगर जो बीजेपी सरकार जितने वादे की है अगर उसे पूरा नहीं कर रही है, तो किसानों का हक बनता है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हक बनता है। वो जा सकते हैं, वो अपनी बात रख सकते हैं, और रख भी रहे हैं, लेकिन किसान कर रहे हैं ये बातें। मुख्य विपक्षी दल हैं, हालांकि ये सब्जेक्ट नहीं था, इससे पहले ही हम डिबेट कर चुके हैं इस पर, लेकिन आप अगर जो ये बातें कह रहे हैं तो इस पर बात होनी चाहिए। सिरोही साहब, एक चीज ध्यान रखिए कि आप मुख्य विपक्षी दल हैं, आपको भी किसानों का दर्द समझना है, और समझ भी रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? नहीं सिरोही साहब, लेकिन कर क्या रहे हैं? जब दर्द से बिलबिलाता हुआ वादा जो किया था बीजेपी सरकार ने, जो वादा किया था, मेरी बात सुनिए, एमएसपी की गारंटी क्या हमारे राष्ट्रीय लीडर ने घोषणा कर दी है। ठीक है, जो वादा किया गया था जो किसान बिल वापस लिया गया था, उस समय जब वादा किया गया था कि हाँ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाएगी, वो नहीं हुआ, किसान बिल बिलाता रहा। आप कहां थे 2 साल तक? जब किसान बिल बिला करके सड़क पे उतरा है, तब आप आए हैं उसके पीछे और समर्थन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि दिल्ली चलो। आप गए होते, पीछे होता, आप लाठी खाए होते, आप आंसू गैस के गोले, आपके आंसू निकलते और हमारा किसान बचा होता, तब हम कहते कि हां आप कह रहे हैं, आप सच्चे समर्थक हैं। आज किसान लाठी खा रहा है, आप कह रहे हैं हम समर्थन में हैं। जाके आप लाठी खाइए, आपका फर्ज बनता है सर, आपको जाना चाहिए। इसलिए मैंने आप लोग, सिरोही साहब, हमारी बातें कड़वी जरूर हैं, लेकिन ध्यान से और मन से सोचिएगा कि मैंने क्या कहा है।
राजनीतिक दल हैं आप, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा हम ज्यादा बोल जाते हैं, छोटा भाई समझ के माफ कर दीजिएगा, लेकिन अगर जो हम गलत हों तो जरूर कहिएगा। देखिए, क्या आपका फर्ज नहीं बनता आपकी है? होती है, फूट भी आपकी होती है। जब हम लोग बात उठाते हैं तो आप बोलते हो किसानों पे राजनीति करते हैं, जनों का समर्थन करते हैं, तो आप हमारे पे आरोप लगाते हो। आप सिर्फ ये कहिए कि आपको भाजपा को बचाना है, आपको मोदी जी का चेहरा बचाना है। हमें सैलरी भाजपा यही नहीं हो रहा है। देती। आप उस टेली पर कितनी आप- बार प्रश्न किए? आप- हमारे लोगों ने उत्तर प्रदेश में सैकड़ों आंदोलन किए, हरियाणा पंजाब में कांग्रेस ने कई आंदोलन किए, बात कहां रही? परसों 300 को जो है, आपको खबर नहीं मालूम, हमें तो ये लगता है ना कि कांग्रेस लाठियां एक खाने दिन से पहले डरती जेल है। में डाल दिया वो गया। कांग्रेस 151 अंग्रेजों के जमाने वाले कांग्रेस है ही नहीं। इसको आप क्या कहेंगे? नहीं सर, हमें लग रहा है ना कि कांग्रेस जो है लाठियां खाने से डरती है, अंग्रेजों की जमाने वाली कांग्रेस गई। आप आइए सामने, क्यों आप कहते हैं कि हम समर्थन में हैं? आप कहिए ना कि किसानों हम तुम्हारी लड़ाई लड़ेंगे। अगर जो किसान कानून वापस सरकार ने लिया और उस समय यह वादा सरकार ने नहीं निभाया, लड़ाई लड़ने वाली जिनके लोग फांसी लग गए, वो लाठियों से किस क्यों तरह से लड़ डरेंगे? रहे हैं आप लोग? किस तरह से लड़ रहे हैं कि किसान आगे आ गए और आप पीछे हैं? पार्टी ने कई कुर्बानियां दी हो, जिस पार्टी के नेताओं ने कई कुर्बानियां दी हो, वो नहीं डरेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल नहीं डरेंगे, वो लड़ेंगे किसानों के लिए। चलिए ठीक है सर, वो ठीक है। किसानों के लिए लड़ेंगे और वो किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हाँ। उसमें कोई तकलीफ। चलिए ठीक है। हाँ, अब योगेश गुप्ता जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। हम लोग थोड़ी, चूंकि अब ये समसामयिक बातें हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे देश के लिए, किसानों का मुद्दा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग विषयांतर हो गए। जी योगेश गुप्ता जी, आप कुछ बातें कह रहे थे, अपनी बातें कहिए। देखिए, मोदी जी की जो गारंटी थी किसानों के लिए, तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से हम लोगों ने 10,000 रुपए प्रति साल किसानों के खाते में डाले जा रहे हैं। बोला एक बुद्धि भर किसान उसमें नहीं रहेंगे, जिनको भड़काया गया है, वो भी पंजाब से, और आकर वो दिल्ली का अमन चैन उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनमें से कई किसानों ने खालिस्तान की डिमांड करी है, देश विरोधी बातें करी हैं, हमारे पुलिस के जवानों के ऊपर पथराव किया है, कई पुलिस अफसर गंभीर रूप से घायल हुए। बावजूद इसके मोदी सरकार ने किसी भी अधिकारी को लाठीचार्ज का कोई आदेश नहीं दिया है। पूरी संयम के साथ दिल्ली में मोदी जी की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रीगण किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं और एक सकारात्मक माहौल में वो बातचीत हो रही है जी। और निश्चित रूप से किसान उन बातचीतों से सहमत होंगे। उनकी मांगे जो मानने योग्य है वो अवश्य मांगी जाएंगी। एक बात हमें और चुनावी समर में राहुल गांधी जी सिर्फ भड़काने के लिए बयानबाजी करते हैं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे। ना नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचेगी, जुबानी तो हिलाना है, कह दो। एक बात हमारे राहुल गांधी जी को ना देश की जनता गंभीरता से लेती है, ना कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण उनको गंभीरता। बार इशारा हो रहा है, एक प्रश्न का जवाब आप भी दे दें। 5 से 6 बार उनकी लॉन्चिंग हो चुकी है, असफल लॉन्चिंग। ठीक है, कोई पूरी कांग्रेस पार्टी उनके आगे पीछे घूम रही है। किसान संगठनों के पीछे तो एक भी कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है और आपका सौभाग्य है। अगर जो लॉन्चिंग सही से हो गई होती, जैसा कि आप कह रहे हैं आपके शब्दों में, तो शायद आपकी सरकार नहीं आती, और नहीं आ रही है। एक सवाल का जल्दी से जवाब दे दीजिए योगेश गुप्ता जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या जो किसान बिल जब इसके लिए आंदोलन हो रहा था वापस लेने के लिए और किसानों के बीच जो समझौता हुआ था, क्या ये आवाज नहीं आई कुशवाहा जी? जी तो क्या ये शर्तें रखी गई थी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की जो बातें हुई हैं वो मानी जाएंगी? नहीं, देखिए देवेंद्र जी, उस समय जो किसान संगठन टिकैत जी के नेतृत्व में एकत्रित हुए थे और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी के समक्ष जो बातचीत हुई थी, उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जी जो अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष है, वो कृषि मंत्री हुआ करते थे जी। तो उनके माध्यम से जो एक सकारात्मक माहौल बना था और किसान संगठनों ने जितनी मांगे दी मोदी सरकार के समक्ष रखी थी जी, उसमें से लगभग 90% मांगों पर तुरंत हाँ कर दी गई थी। 10% मांगों के लिए आश्वासन दिया गया था
कि इसको चरणबद्ध तरीके से हम लागू करेंगे। चलिए, और आज किसान को उसका धान का समर्थन मूल्य भी अच्छा मिल रहा है, गेहूं का समर्थन मूल्य भी अच्छा मिल रहा है। मंडियों पर अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने जो गारंटी की राशि थी 25,000 रुपए जो 5 साल के लिए थी, वो 5,000 कर दी और 5 वर्ष की जगह उसको गारंटी को 25 साल के लिए कर दी। तो किसानों के हित में मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़े कदम उठाए। मोदी सरकार निरंतर उनके हित में काम कर रही है। इसी का कारण है कि आज हमारा कृषि का रकबा भी बढ़ रहा है, उपज भी बढ़ रही है और हमारे किसान खुशहाल स्थिति में है 2010 की अपेक्षाकृत। देखिए 60-70 साल पुराना गड्ढा है। मैं मानता हूं उस समय अभी और थोड़े समय की जरूरत है। निश्चित रूप से हमारे किसान भाई आगामी 5 वर्ष के लिए मोदी जी को अपना समर्थन देकर अपने पक्ष में और माहौल बनाएंगे। चलिए, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। जी सर, माफ कीजिएगा, अब बिल्कुल भी समय नहीं है कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। हम और बहुत सी बातें करना चाहते थे, बहुत से प्रश्न थे कांग्रेस से, बीजेपी से, वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं उनसे, लेकिन समय की अपनी बाध्यता है और इस चर्चा को हम आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि वास्तव में बीजेपी अपना मंथन कर रही है, चिंतन कर रही है, अपने वोट बैंक बढ़ाने के काम कर रही है। अधिवेशन है, उसमें अधिवेशन में भाग लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में, यानी कि करीब करीब 1226 लोग मध्य प्रदेश से वहां पर जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऊर्जा का संचार करने के लिए एक न एक काम किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव आ रहा है और उस लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए कवायद की जा रही है। लेकिन क्या इस हिसाब से कांग्रेस अपनी तैयारी कर पा रही है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।